इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियाओ को देखते हैं जो कि मार्केट में घूम रही थी। तभी इसके सामने इरफान आ जाता है और वो इसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आया था, जिसको वो जियाओ को दे देता है। और इस चीज के लिए जियाओ इरफान को थैंक यू बोलती है। इसके बाद ये दोनों मार्केट में घूमने लगते हैं। पर तभी एक कल्टीवेटर बोलता है ये तो इरफान है जो कि फेरी यन का प्रोटेक्टर है, मगर ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि ये ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाला नहीं है। साथ ही फेरी यांग ने अब डांस करना भी छोड़ दिया है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग आकर उनसे पूछताछ करना शुरू कर चुके हैं। और इन सब बातों को यहाँ पर इरफान, जिया और ये एल्डर सुन रहा था। तभी इरफान बोलता है ऐसा लगता है कि यही वापस आने का सही टाइम है। इसीलिए वह ही सुई यानी कि इस एल्डर को जियाओ का देखभाल करने का जिम्मेदारी दे देता है और वो खुद फेरी यान से मिलने के लिए चला जाता है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम फेरी यान को देखते हैं जो कि इन लोगों को कुछ भी बताने से मना कर देती है। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर तभी ये एल्डर इसे रोक देता है और वो बोलता है आप आखिरकार इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि इस चीज की वजह से आपके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है? तभी ये लेडी यहाँ पर आ जाती है और वो फेरी यान को समझाने लगती है कि सन किंग जोंगजाओ सिटी के यंग पीढ़ी के मास्टर हैं और हो सकता है कि ये फ्यूचर में एम्परर भी बन सकते हैं, इसीलिए फेरी यान तुम्हें इसे मना करना नहीं चाहिए। मगर इस बात को सुनने के बाद भी फेरी यांग बोलती है तुम जिया पर इसकी चापलूसी करना बंद करो, क्योंकि मैंने पहले ही अपने विचारों के बारे में तुम सभी लोगों को बता दिया है कि आज मुझे कुछ भी करना नहीं है, चाहे इस चीज की वजह से मेरे ऊपर कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए। साथ ही जितने भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो सभी यहाँ पर मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं आखिरकार इस जगह पर क्या बोल रही हूँ। इस बार ये दूसरा एल्डर बोलता है फेरी यान मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बेचैन हो और तुम अभी भी उस अकल्पनीय जुडिस्ट्री के बारे में सोच रही हो। इस बात को सुनकर फेरी यान अपने मन में कुछ सोचने लगती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम इरफान को देखते हैं जिसके इर्द गिर्द में जितने भी ज्यादा कौवे होते हैं उन सभी की मौत होने लगती है और एक पेड़ का पत्ता इरफान के हाथों में आकर गिरता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही इन सब चीजों को किलिंग डायनेस्टी के लोगों ने किया था क्योंकि इन सभी ने इस शहर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे देखकर जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये सभी अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सिटी के जितने भी ज्यादा लोग होते हैं वो सभी अपने खिड़की दरवाजों को बंद करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर तो दो डायनेस्टी को एक साथ भेजा गया है। मगर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम लोगों को हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर अपनी अपनी कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी फेरी यान बोलती है कि आप लोगों को मेरी छोटी छोटी बातों की वजह से इस जगह पर देर नहीं करना चाहिए। मगर इस बात को सुनकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम आखिरकार इस जगह पर डांस करना क्यों नहीं चाहती हो? क्या तुम इस जगह पर हम सभी को अपने हाथ की कठपुतली समझती हो? जब तुम चाहो हम लोगों को नचा सकती हो। इसीलिए आज मियाओ टेम्पल इस चीज को नहीं करता है तो इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा होगा। इस बात को सुनकर ये लेडी काफी ज्यादा डर जाती है और वो इन सभी से यहाँ पर माफी मांगने लगती है। दूसरी तरफ हम इरफान को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके टेम्पल की ओर आ रहा था। साथ ही वो बोलता है तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, मगर किलिंग डायनेस्टी के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद है तुम में से कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस बात को सुनने के बाद किलिंग डायनेस्टी के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद होते हैं वो सभी बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखकर इरफान इन सभी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि किलिंग डायनेस्टी के इन सभी कल्टीवेटर ने इरफान के ऊपर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ ये सभी एल्डर और फेरी यांग अभी भी एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे और फेरी यांग को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो इन सभी को साफ साफ कह देती है कि तुम लोग इस जगह से चले जाओ वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम लोगों का टेम्पल बस एक धूल के कण के जितना है, इसीलिए मैं जब चाहूँ इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह बोलने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जोंगजाओ के यंग मास्टर को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर ये लेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो इससे माफी मांगने लगती है। साथ ही वह फेरी यांग को भी माफी मांगने के लिए बोलती है, मगर फेरी यांग तो बस एक टक जोंगजाओ के यंग मास्टर की ओर देख रही थी, जिसे देखकर जोंगजाओ के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो बिना कोई टाइम जाए कि ये यहाँ पर फेरी के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। मगर फेरी यांग ने भी टाइम रहते ही अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इस प्रोटेक्टिव बैरियर की बदौलत फेरी यांग ने काफी आसानी के साथ जोंगजाओ के यंग मास्टर के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद वो जोंगजाओ के यंग मास्टर के अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर इसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगती है, जिसे देखकर जोंगजाओ के यंग मास्टर थोड़ा सा शॉक होता है। पर तभी फेरी यांग बोलती है इस फाइट को कौन जीतने वाला है यह चीज इस बात पर निर्भर करती है कि हम दोनों में से पावरफुल कौन है। यह बोलने के बाद फेरी यांग कंटिन्यू इन दोनों एल्डर के ऊपर हमला करने लगती है, जिसे डॉज करने में इन दोनों एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी ये एल्डर अपने एरो से फेरी यांग के पीछे से इसे मारने की कोशिश करता है, जिसके बारे में फेरी यांग को पता चल गया था और वो इस अटैक को डॉज कर इसके ऊपर हमला करने ही वाली थी। पर तभी ये दूसरा एल्डर यहाँ पर अपने एप मॉन्स्टर को समन कर लेता है और उससे वो एक जानलेवा हमला फेरी यांग के ऊपर कर देता है, जिसे फेरी यांग डॉज कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से वह सीधे जमीन पर आकर गिरती है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये एप मॉन्स्टर और एक अटैक फेरी यांग के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर फेरी यांग को भी समझ में आ जाता है कि उसकी मौत अब काफी ज्यादा नजदीक है। साथ ही ये सभी एल्डर भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है ईफान की, जो कि काफी आसानी के साथ इस अटैक को रोक लेता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा एल्डर होते हैं उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार फेरी यांग ने इस अटैक को रोका तो रोका कैसे, क्योंकि इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि ईफान यहाँ पर आ गया है। मगर जैसे ही ईफान यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है तो इस चीज की वजह से इन सभी को पता चल जाता है कि ईफान यहाँ पर आ गया है, क्योंकि ईफान यहाँ पर आने के साथ ही काफी बेरहमी के साथ इस एप मॉन्स्टर को मारने लगता है। और ईफान के पावर का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जिस मॉन्स्टर ने यहाँ पर फेरी यांग की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी, जिसे ईफान यहाँ पर एक डॉल की तरह मारे जा रहा था। इसके बाद ईफान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक छोटा सा अटैक इस एप मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यह एप मॉन्स्टर सीधे जाकर एक चट्टान के साथ टकराता है। साथ ही ईफान अपनी लाइट की स्पीड से फेरी यांग के पास आ जाता है और वो बोलता है क्या आप ठीक हैं और क्या मैं सही टाइम पर इस जगह पर आया हूँ। मगर इस बात को सुनकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्पिरिचुअल सन को यहाँ पर समन करने लगता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी और वो उससे ईफान के ऊपर हमला कर देता है। पर ईफान की स्पीड के सामने इनमें से कोई भी टिक नहीं पाता है, क्योंकि ईफान की स्पीड काफी ज्यादा थी और वो तुरंत से इस एल्डर के पास आकर इसे यहाँ पर 3-4 जापर मार देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर कुछ माउंटेन को तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इस चीज को देखकर ये दूसरा एल्डर जब तक कुछ समझ पाता है तब तक ईफान ने इसके ऊपर भी हमला कर दिया था। और इस अटैक की वजह से इस एल्डर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए ये दोनों यहाँ पर अपनी पावर को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही इन दोनों ने अपनी पावर की मदद से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल हैमर को समन कर लिया था। साथ ही ये एप मॉन्स्टर भी यहाँ पर खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद ये तीनों ईफान के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर ईफान अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इन सभी के अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही इसे यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है वो अपने टेलीपोर्टेशन अरे को भी चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से ईफान काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फन से एप मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और इस चीज की वजह से एप मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज को देखकर इस एल्डर को जब तक कुछ समझ आता है तब तक ईफान इसके काफी ज्यादा नजदीक आ गया था। मगर तभी अचानक से ये एप मॉन्स्टर ईफान के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ईफान को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। अब ईफान को भी समझ में आ गया था कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, क्योंकि ये एप मॉन्स्टर कंटिन्यू ईफान के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला किए जा रहा था, जिसे देखकर फेरी यांग काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये सभी एल्डर आपस में बात कर रहे थे कि ईफान आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। मगर ईफान तो यहाँ पर नाटक कर रहा था और वो बोलता है अब आएगा इस फाइट में मजा। यह बोलने के बाद वो अपनी पावर को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाता है तो इस चीज की वजह से ये एप मॉन्स्टर दूर चला जाता है, क्योंकि ईफान ने यहाँ पर अपने 10 रिंग्स को समन कर लिया था और वो उसे इस एप मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ये एप मॉन्स्टर अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था।
पर इस मौके का फायदा उठाकर इरफान यहाँ पर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है और वो उसे इस एप मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक स्लैश अटैक सीधे जाकर इस एप मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर लगता है। और इस चीज की वजह से यह एप मॉन्स्टर यहाँ पर दर्द से कर्राने लगता है, क्योंकि इरफान ने एक ही झटके में इसकी सिर को धड़ से अलग कर दिया था। और इस चीज की वजह से यह एप मॉन्स्टर सीधे जमीन पर आकर गिरता है, जिसे देखकर इन दोनों एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम सन मून फॉर्मेशन होता है, उससे ये दोनों इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इरफान को ना चाहते हुए भी इन दोनों जुड़वा राजकुमारों के साथ यहाँ पर फाइट करना पड़ता है, जिसे देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि अफवाह यह है कि जुड़वा राजकुमारों की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये दोनों आपस में मिलकर किसी भी कल्टीवेटर को हरा सकते हैं। साथ ही ये दोनों जुड़वा राजकुमार इंग और यांग की शक्ति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तभी हम इस जगह पर इन दोनों जुड़वा राजकुमारों को देखते हैं जिन्होंने इरफान के ऊपर इंग और यांग की पावर से हमला कर दिया था। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि इरफान ने भी इंग यांग फॉर्मेशन को समन कर लिया था। साथ ही वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से यहाँ पर एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि इरफान ने यहाँ पर अपने थंडर बॉडी को भी समन कर लिया था, जिसकी वजह से इरफान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों जुड़वा राजकुमार इरफान के ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगते हैं। मगर इस बार इरफान ने अपने इंग यांग ड्रैगन से इन दोनों के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से जैसे ही इरफान का अटैक इन दोनों जुड़वा राजकुमारों के साथ टकराता है तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों सीधे जमीन पर आकर गिरते हैं और इस अटैक की वजह से इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पर अभी भी एक एल्डर हार मानने को तैयार नहीं था और वो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इरफान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर इस एल्डर की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इरफान ने अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान ने काफी आसानी के साथ इसके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ दिया था। साथ ही वह काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर भी सीधे जमीन पर आकर गिरता है और जिसकी वजह से ये एल्डर भी सीधे जमीन पर आकर गिरता है। और अब इरफान यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद इरफान ने इन दोनों को हरा दिया था। साथ ही जगह का मौसम भी अब साफ हो जाता है। मगर अभी भी एक एल्डर यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था और उसने जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया तो इस चीज की वजह से इस जगह पर कई सारे हेवनली सन अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस जगह का माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि टेंपल के आसपास में जो प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर इरफान बोलता है ये टेक्निक तो सिल्वर गॉड किंग के लिए प्रसिद्ध है। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर इस सीड को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर एक पल के लिए इस जगह पर ग्राउंड में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इनमें से किसी को भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि अचानक से इरफान की पावर इस जगह पे इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि इरफान एक ही झटके में इस राजकुमार के पीछे में टेलीपोर्ट हो जाता है और वह काफी ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट कर उससे इस प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इरफान ने एक ही झटके में यहाँ पर इस प्रिंस के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इरफान का सीधे जाकर इस प्रिंस को लग भी जाता है, जिसकी वजह से यह इस जगह पर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। पर तभी तुरंत इरफान इन लोगों के पास आ जाता है, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है हम लोगों की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है, इसीलिए इरफान तुम प्लीज इस जगह पर हम लोगों को जान से मत मारो, क्योंकि अब हम लोग और ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। इस बार इरफान बोलता है आज मैं हेवन की तरफ से काम करूंगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को आज यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ। मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है फेरी यान की, जो कि इरफान को बोलती है इरफान तुम इन दोनों को यहाँ से जाने दो, क्योंकि इरफान पहले से ही इस दुनिया में तुम्हारे काफी ज्यादा दुश्मन मौजूद हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और भी नए दुश्मन बनाओ। इस बार इरफान बोलता है क्योंकि फेरी यांग ने यहाँ पर तुम लोगों को जिंदा छोड़ने के लिए बोला है, इसीलिए मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ।
पर कभी भी अगर तुम लोगों ने इस ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये तीनों एल्डर इस जगह से चले जाते हैं और फेरी यांग इतने दिनों के बाद इरफान को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान फेरी यांग को बोलता है, फेरी यांग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए अब आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक आपस में बात करते हैं जहाँ पर फेरी यांग बोलती है कि इस लाल धुएं में मुझे कोई भी नहीं समझ सकता है, जिसे सुनकर इरफान यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और वो फेरी यांग के हाथ को पकड़कर बोलता है तुम मेरे साथ आओ। यह बोलने के बाद इरफान फेरी यांग को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसकी वजह से फेरी यांग ने जो मास्क पहना था वह भी उतर जाता है। साथ ही फेरी यांग बोलती है आखिरकार इरफान तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इस पर इरफान बोलता है कोई न कोई इस दुनिया में तुम्हें जरूर से समझ सकता है, क्योंकि कमल भले ही कीचड़ में खिलता है मगर एक समय ऐसा भी आता है जब फूल खिलता है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम और मैं अलग अलग जगहों के लिए तरसते हैं, लेकिन ये सब चीजें दूर की एक दुनिया में है। यह बोलने के बाद इरफान फेरी यांग को इस दुनिया की सैर कराने लगता है, जिसे देखकर फेरी यांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है मुझे लगता है कि इस दुनिया में मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो कि मुझे समझने लगा है। और फेरी यांग का इशारा इस जगह पर डायरेक्टली इरफान की ओर था। इसके बाद ये दोनों एक काफी ज्यादा खूबसूरत जगह पर उतर जाते हैं और इरफान बोलता है वैसे भी मुझे इस जगह पर आपको कुछ बताना है। इरफान अगर मैं तुम्हें कभी भूल जाती हूँ तो तुम मुझे याद रखना। इस बार इरफान बोलता है क्या बोला तुमने। इस बार फेरी यांग बोलती है कुछ भी नहीं। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जियांग इंगचेंग को बोलती है तुमने जो कुछ भी लिया है उस चीज को मुझे दे दो। इस बार जियांग बोलता है मगर ये ट्रेजर तो अब जियांग फैमिली की धरोहर है। और इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बहस करते हैं। तभी जियांग बोलता है तुम लोग इस जगह पर छोटी राजकुमारी का अच्छे से ख्याल रखना। इस बात को सुनकर ये दोनों सैनिक राजकुमारी को यहाँ से ले जाने लगते हैं और इस चीज को देखकर जियांग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम एक एल्डर को देखते हैं जिसके हाथों में शायद से इरफान के जैसा ही फर्नेस मौजूद होता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम इरफान को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक योजना बना रहा था कि आखिरकार हम लोग जियांग फैमिली से उस ट्रेजर को कैसे लेंगे। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।